ओके, सो आज का हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए चार्ज ऑफ 10 यूनिट इज डिवाइडेड so that force between the two charges is maximum. Force between the two charges is maximum when placed 2 centimeter apart. The two charges are, वो हमें दो चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। शुरू में क्या है, 10 यूनिट चार्ज है और उसको डिवाइड किया हमने, दो चार्जेस में डिवाइड किया, सो दैट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट बिकम मैक्सिमम। दो चार्जेस में ब्रेक किया, 10 यूनिट चार्ज को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, दो चार्जेस में ब्रेक किया और उनको 2 सेंटीमीटर अपार्ट हमने रखा। और अब वो चार्जेस कितने हों सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। सो कैसे करेंगे इसको? सो लेट टोटल चार्ज को हमने माना Q। टोटल चार्ज Q है, ये जो 10 यूनिट है, जो टोटल चार्ज था 10 यूनिट, हमने इसको माना कि ये Q है। और जब हमने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, सपोज फर्स्ट पार्ट हमारा बन गया Q, तो सेकंड पार्ट हमारा कितना रहेगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। देखो ध्यान से दोबारा, हमारे पास 10 यूनिट का एक टोटल चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है हमारे पास 10 यूनिट का, उसको हमें डिवाइड करना है दो चार्जेस में। सो सपोज करो हमने उससे एक पहला चार्ज निकाला Q, इसमें से हमने एक चार्ज निकाला Q, तो बाकी कितना बचा इसके पास? Q माइनस Q, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब ये दो पेयर हमारे पास बन गए, ये मेरे पास एज ए फर्स्ट चार्ज के लिए काम करेगा, ये मेरे पास सेकंड चार्ज के लिए काम करेगा। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में हमें मैक्सिमम फोर्स निकालनी है। सो अब इसके बीच में और इसके बीच में कूलम फोर्स, पहले कूलम फोर्स की बात करेंगे कि कूलम फोर्स कितनी होगी। सो इसके बीच में कूलम फोर्स कितनी होगी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q फर्स्ट चार्ज हो गया, ये फर्स्ट चार्ज हो गया और ये सेकंड चार्ज हो गया। सो ये कूलम फोर्स का फार्मूला हमने लगाया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, और उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो r था और डिस्टेंस का स्क्वायर। अब गिवन है कि फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, ये फोर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। सो इस फोर्स को मैक्सिमम कब मान सकते हैं? अगर इस फोर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस Q वो जीरो आ जाए। इस फोर्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस Q, क्योंकि Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है। सो इस फोर्स का डेरिवेटिव, इस फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q अगर जीरो आ जाए तभी ये फोर्स मैक्सिमम होगी। तो ये फार्मूला आपने ध्यान रखना है कि कोई चीज मैक्सिमम कब होती है? जब उसके अंदर का कोई वेरिएबल, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। सो F इज इक्वल टू मैक्सिमम इफ dF अपॉन dQ इज इक्वल टू जीरो। सो बस इजी हो जाएगा यहाँ से। अब हमें इस F को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू Q। सो कैसे करेंगे? सो हमने इस फोर्स को किया तो हमने लिखा dF अपॉन dQ, dF अपॉन dQ। सो F की जगह हमने लिख दिया और उसको डेरिवेटिव करने के बाद डायरेक्टली हमने क्या लिखा? ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम नहीं लेंगे। सो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सो हमारे पास क्या हो गया? Q Q माइनस Q स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू Q किया हमने, सो Q Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो अब इसको सोल्व करेंगे हम। सो अब इसका हमें डेरिवेटिव लेना है, Q Q Q Q माइनस Q स्क्वायर, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। सो Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q Q आ गया और इसका डेरिवेटिव हम लेंगे माइनस के 2Q और इसको रखेंगे इक्वल टू जीरो। सो ध्यान से दोबारा देखो, हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू Q। सो ये वाली टर्म हम यूज करेंगे इसमें क्योंकि हमें इसी से मतलब है। सो Q Q इसको मल्टीप्लाई किया, Q Q माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q, सो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q सिर्फ क्या रह जाएगा? Q, क्योंकि Q का कोएफिशिएंट क्या है? स्मॉल q। और इसका डेरिवेटिव लेंगे सो माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। सो एक्चुअल हमारे पास क्या है? Q माइनस 2Q इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से मैं ये Q कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो Q मेरे पास कितना आ जाएगा? सो Q मेरे पास आ जाएगा कैपिटल Q बाय 2। सो अब मेरे पास Q क्या चीज है? Q मेरे पास फर्स्ट चार्ज था, फर्स्ट चार्ज था, तो मैंने इसको Q1 मान लिया। सो Q1 कितना हो गया मेरे पास? Q अपॉन 2। और Q2 मेरे पास क्या है? Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1 या Q माइनस Q
और Q की वैल्यू प्लेस करेंगे तो Q/2। सो क्या आ गया, Q2 भी कितना आ गया, Q/2। सो मेरे पास जो दो चार्जेस आ गए वो Q/2 और Q/2 आ गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, उनका रेशियो कितना हो गया, Q1:Q2 इज इक्वल टू 1:1। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस को एक किसी सिंगल चार्ज से दो चार्जेस बनाने हैं, सो उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम तभी होगी जब वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर हो। मींस एक चार्ज को तोड़ा, दो चार्जेस में तोड़ा, और दो चार्जेस में तोड़ने के बाद अगर मैक्सिमम फोर्स की बात करें उनके बीच में, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनको बराबर बराबर चार्जेस में बांटा जाए। एक सिंगल चार्ज को बराबर बराबर में बांटा जाए तभी उनके बीच की फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर एक के पास ज्यादा चार्ज है, दूसरे के पास कम चार्ज है, तो उस केस के अंदर पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन हमें मिल पाएगी। सो अल्टीमेटली हमें दो चार्जेस को ब्रेक करना है 1:1 के रेशियो में। मींस किसी भी बड़े चार्ज को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो बराबर बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, इक्वली अगर चार्ज को हम डिवाइड कर पाएंगे, तभी उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होगी। फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब जब जो उनका डिवीजन है वो 1:1 में हो। So again, let me go back, and if you want to take this snapshot, so you can take this snapshot. So you can take the snapshot. So answer is 4. Answer is 4. You see, ये सेम नहीं हुए दोनों, दोनों चार्जेस सेम नहीं हुए, ये भी दोनों चार्जेस सेम नहीं हुए, ये भी दोनों चार्जेस सेम नहीं हुए। तो यहाँ पे 5 और 5 है, मीन्स ये दोनों का 1:1 है। सो हमारा आंसर भी क्या है, हमारा आंसर भी क्या है, 1:1। 1:1। सो ऑप्शन देखो, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में हम ऐसे ही लिखें कि 1:1, ये भी 1:1 ही है। 5:5 इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1:1, है ना। इसका मतलब क्या था, 10 यूनिट को हमने ब्रेक किया, 10 यूनिट को हमने 5 यूनिट और 5 यूनिट में ब्रेक करना है। जब इनको 5 यूनिट में ब्रेक करेंगे हम, तभी इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगी। 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सपोज करो 20 यूनिट अगर होता हमारे पास और हमसे पूछते कि कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा इनके बीच में, तो डेफिनेटली 20 यूनिट को हमें 10 यूनिट में ब्रेक करना पड़ेगा। अगर एक को हम 11 यूनिट रख दें, एक को 9 यूनिट रख दें, तो उस केस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम नहीं हो सकती। मैक्सिमम कब होगी, जब उनको इक्वली डिवाइड करेंगे। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical metal spheres possesses plus 60 coulomb and minus 60 coulomb of charges. They are brought in contact and then separated by 1 centimeter. The force between them is, हमारे पास 60 कूलम का चार्ज है और एक 20 कूलम का चार्ज है। ये प्लस 60 कूलम है, ये माइनस 20 कूलम है, और ये दो बॉल्स के ऊपर के चार्जेस हैं, एक के ऊपर प्लस 60 एक के ऊपर माइनस 60। पहले उनको आपस में टच करा देंगे और फिर उनको 1 सेंटीमीटर दूर लेके जाएंगे। पहले उनको आपस में टच करा दिया। अब ये टच कराने का फंडा क्या है, जब आपस में उनको कांटेक्ट कराया, सो हो सकता है कि उनके बीच में कंडक्शन के कारण चार्जेस का कुछ एक्सचेंज हो जाए, चार्जेस का कुछ एक्सचेंज हो जाए। और अभी तो ये अनइक्वल चार्जेस हैं, और चार्जेस का एक्सचेंज होने के बाद हो सकता है कि चार्जेस का कुछ इक्विलिब्रियम बने वहां पे, और उसके बाद हमने उनको सेपरेट कर दिया, और उस टाइम पे जब कोई इक्विलिब्रियम बना होगा चार्जेस का, तब हमें 1 सेंटीमीटर दूर अगर वो हैं, उनके बीच की फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे आंसर इजी है, बट स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स प्लस 60 कूलम एंड माइनस 20 कूलम ऑफ चार्जेस, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। अभी उनको आपस में टच कराना है। जब टच कराएंगे तो होगा क्या, प्लस 60 कूलम चार्ज, प्लस 60 कूलम चार्ज है, और इधर माइनस 20 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज का एक्सचेंज, पहले तो चार्ज का एक्सचेंज होगा, जहाँ पे चार्ज ज्यादा है वहां से कम चार्ज की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और फाइनली इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज मेंटेन होगा। चार्जेस बिल्कुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मेटल स्फीयर के ऊपर बिल्कुल इक्वल चार्ज आ जाए। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कभी भी नहीं होता। हाँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है कि वो मूवमेंट वगैरह चलती रहेगी,
हायर टू लोअर, कभी किसी में हाई हो जाएगा, कभी किसी में लो हो जाएगा। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक स्टेज पे आ जाएगा, बट स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। सो हम इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। सो हमने उन दोनों को 1 सेंटीमीटर दूर रखा, और अब देखते हैं कि उनके बीच में फोर्स कितनी होगी। सो आफ्टर कॉन्टेक्ट क्या हुआ, हम फार्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, सो दिस इज एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह तो हम डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ डायरेक्टली प्लेस करेंगे। दोनों चार्जेस का कॉन्टेक्ट कराया, सो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे Q1 + Q2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये कॉन्टेक्ट करने के बाद ये फार्मूला यूज करते हैं। आफ्टर कॉन्टेक्ट के लिए फार्मूला ये है, बिफोर कॉन्टेक्ट के लिए डायरेक्टली कूलम लॉ। बिफोर कॉन्टेक्ट के लिए क्या होगा, F इज इक्वल टू, जब चार्जेस सेपरेटेड हैं, कॉन्टेक्ट नहीं किया, तो फार्मूला होगा डायरेक्टली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तब तो फार्मूला यूज ये करेंगे। ये है बिफोर कॉन्टेक्ट। आफ्टर कॉन्टेक्ट क्या होगा, इन दोनों चार्जेस को हम, क्योंकि ये दोनों चार्जेस ऐड होंगे आपस में, Q1 + Q2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 d2। इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, सो डायरेक्टली हमें इस फार्मूले को यूज करना है। 4d2, d2 क्या चीज है, 1 सेंटीमीटर, d2 क्या चीज है, 1 सेंटीमीटर। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह हमने लिखा 9 इंटू 10⁻⁹, एंड दिस इज 60 कूलम minus 20 coulomb, because one charge is minus 4 as it is, and 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 10⁻⁻²। सो फाइनली इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 36 इंटू 10⁻13 न्यूटन। So two identical metal spheres, when brought in contact and then separated by 1 centimeter, the force between them is, this is 36 into 10⁻13 Newton. So you can take the snapshot of this. Next question. Two charges, each of 100 micron. 100 micron means 100 micrometer coulomb. 100 microcoulomb. Micro means 10⁻⁻6. So two charges each of 100 microcoulomb. Microcoulomb means 10⁻⁻6 coulomb are separated in a medium of relative permittivity. अब चार्जेस एयर में नहीं है, अब चार्जेस किसी मीडियम में रखे हैं, और जिस मीडियम में रखे हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमें गिवन है। रिलेटिव परमिटिविटी बोले या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, वो हमें गिवन है। सो वो कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी 2, and they are separated by a distance of 5 centimeter. Find the force between them. अब चार्जेस किसी मीडियम में है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अगर हमारे पास चार्जेस एयर में है, सो यहाँ पे K1 होता है फॉर एयर, K इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 1 है। एयर के लिए K की वैल्यू होगी 1। तो तभी इसको हम, जब चार्जेस हम एयर में रखते हैं या वैक्यूम में रखते हैं, सो डायरेक्टली कूलम लॉ में हम ये फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि K की वैल्यू तो 1 हो गई। सो कूलम लॉ में सिर्फ इतना सा पोर्शन हम यूज करते हैं। बट जब हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, कोई मीडियम गिवन है, अब चार्जेस एयर में नहीं है, चार्जेस किसी मीडियम में है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, K की वैल्यू गिवन है 2। सो उस केस में हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। इजी है, बस K की जगह हमें 2 रखना है, और बाकी जो चार्जेस की वैल्यू हमें गिवन है वो चार्जेस की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी है। सो K की जगह हमने 2 रखा, सो ये 1/K, ये 2 यहाँ पे आ गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने 9 इंटू 10⁻9 रखा यहाँ पे। और Q स्केयर मीन्स 100 माइक्रो कूलम स्केयर। सो इसको हम कैसे करेंगे, Q स्केयर को लिख सकते हैं 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁴
10⁻⁻6 कूलम, ये कूलम हो गया, और इसका हमें स्केयर करना है, इसका हमने स्केयर किया। तो इसका हमने स्केयर किया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 को 2 बार लिख लो, 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास। और 10⁻⁻6 को कैसे लिखेंगे हम इसका स्केयर? 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। सो यही हमने यहाँ पे लिखा, ये सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी, ये सेम चीज यहाँ पे गिवन है। तो 100 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻12 एंड देन आर स्केयर मीन्स 5 सेंटीमीटर। पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। अब इसका स्केयर करना है, बिकॉज आर स्केयर, इसका हमने स्केयर किया, तो स्केयर करने के बाद हमारे पास आ गया 25 इंटू 10⁻⁻4। और फाइनली इसको सोल्व करेंगे हम, सो वी विल गेट 1.8 इंटू 10⁻4 न्यूटन। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बहुत जस्ट सिर्फ हमें ध्यान रखना है कैलकुलेशन के ऊपर। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल में तो कोई प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अप्लाई दी फार्मूला सिर्फ यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 गिवन है, k की कोई भी वैल्यू के लिए हम सोल्व कर सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड द फोर्स। नेक्स्ट, the force between two charges 2 microcoulomb and 4 microcoulomb, ये इज यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 2 चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। सो ये है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और इन दोनों के बीच में फोर्स गिवन है, फोर्स है 25 न्यूटन when they are separated by a certain distance in free space। और ये दोनों के बीच में एयर है ना, तब इनके बीच की जो फोर्स है 24 न्यूटन है। द फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो ये फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, और अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। ओके, तो दो चार्जेस गिवन है, उनके बीच की फोर्स गिवन है जब दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में है, और हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितनी होगी, 24 में क्या चेंज आएगा, और जब इन दोनों के बीच की फोर्स को हाफ कर दिया जाए तो इस फोर्स में क्या फर्क आएगा। सो लेट अस गो फॉर दैट। हमें पता है कि डिस्टेंस और फोर्स में रिलेशन हमें चाहिए यहाँ पे, क्योंकि फोर्स को देखना है कि फोर्स में क्या चेंज होगा जब डिस्टेंस में चेंज होगा। कभी डिस्टेंस डबल हो रहा है तो कभी डिस्टेंस हाफ हो रहा है, तो फोर्स में चेंज हमें चेक करना है। तो फोर्स और डिस्टेंस का हमें रिलेशन पता है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से वो दोनों कनेक्टेड है। सो अब अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, पहला पार्ट लेके चलते हैं, मींस आर को हमने डबल कर दिया, सो आर की जगह 2 रखेंगे, सो ये बन जाएगा 4। तो जो हमारी ये जो फोर्स है, जो पहली फोर्स है ओल्ड फोर्स है, ओल्ड फोर्स डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी और वी विल गेट द न्यू फोर्स। अब ओल्ड फोर्स कितनी है, ओल्ड फोर्स जब वो एयर में है तो 24 है, तो 24/4 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सो अब जब दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो फोर्स कितनी रह गई, 6 न्यूटन रहेगी। इसको डायरेक्टली देख सकते हैं क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। सो जितने टाइम से डिस्टेंस को डबल किया उतने ही टाइम फोर्स कम हो जाएगी। तो जो अभी फोर्स बची है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो 6 न्यूटन की है, 24 से कम होके 6 न्यूटन हो गई। सेकेंड पार्ट, अब डिस्टेंस हाफ करना है, डिस्टेंस हाफ करना है। अब दोनों को पास पास लेके जा रहे हैं। अब डिस्टेंस जब हाफ करेंगे तो आर की जगह क्या रखेंगे, 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा है ना, ओल्ड फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू फोर्स कितनी हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 96 न्यूटन। तो न्यू फोर्स हमारे पास जब डिस्टेंस को हमने
डबल कर दिया तो फोर्स 24 से रिड्यूस होकर 6 न्यूटन होगी, और जब डिस्टेंस को हमने हाफ किया तो फोर्स 24 से बढ़ के 96 होगी। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो गई है और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हो गई है। ओके, तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आर स्केयर कितना है। आर स्केयर से डिसाइड होगा किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे ऐड करना है। So 6 Newton and 96 Newton. So let me take the attendance. Anjali. Yes, sir. Kushi. Yes, sir. Mahima Negi. Yes, sir. Raj. Yes, sir. Okay, so आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी न्यूमेरिकल हम कल लेके चलेंगे। सो अभी कोई चीज डिस्कस करनी है आज के न्यूमेरिकल में या जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है, मैं एक बार दोनों को, क्योंकि अभी हम 10th न्यूमेरिकल तक पहुंच गए, सो मैं एक बार वापस चलूंगा फर्स्ट टू 10, है ना। सो फर्स्ट टू 10 ये 10th न्यूमेरिकल हमने किया आज। सो हम एवरेज लेके चलेंगे कि एटलीस्ट 5 to 6 न्यूमेरिकल पर डे हम करें। So next 2 or 3 days again we will focus on the numericals. So let me go back and just have a review of all the 10 numericals. So the first question हमने जो किया था ये क्वेश्चन था, इसमें किसी को डाउट? अंजलि? No, sir. क्लियर है बिल्कुल? जी सर। अब मेरे को सिर्फ एक चीज पता करनी है कि चाहे तो हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया या इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया किसी बॉडी से, है ना, ऐड किया या रिमूव किया। सो यहाँ पे हमने ये फार्मूला जो लगाया है ये एक्चुअली कौन सा लॉ है फिजिक्स का? ये जो फार्मूला बना है यहाँ पे जिससे हमने अपना रिजल्ट निकाला है, ये एक्चुअल में है क्या चीज? ये पढ़ा है देखो, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE ये पढ़ा है ना। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऐड करें या चार्ज को रिमूव करें, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, 1 2 3, है ना, 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 10 मिलियन। सो ये अब यहाँ पे n कितना गिवन था? n हमारे पास गिवन था 10 मिलियन, है ना। सो 10 मिलियन, सो n की जगह हमने 10 मिलियन रखा और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल बॉडी से निकाला है या इलेक्ट्रॉन को किसी न्यूट्रल बॉडी पे डाला है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन को डाला जा रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। सो वहां पे अगर उसके बाद ओवरऑल चार्ज पूछा जाए, अभी चार्ज कितना है, सो वो निकलेगा किस फार्मूले से? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस का मतलब क्या है ना, प्लस का मतलब क्या है? कौन बताएगा प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये हुआ कि चार्ज निकाले गए हैं, है ना, निकाले गए हैं। तो जब चार्ज निकालते हैं तो प्लस आता है। देखो यहाँ पे रिमूव है ना, रिमूव, तो किसी बॉडी से जब चार्ज निकालेंगे सो वो बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी। सो यहाँ पे जो ओवरऑल चार्ज आना है वो पॉजिटिव चार्ज आना है। तो चार्ज को जब निकालेंगे तो ये प्लस आएगा, और जब चार्ज को डालेंगे तो वो नेगेटिव बॉडी हो जाएगी, तब माइनस Q आ जाएगा। सो यहाँ पे रिमूव की जगह अगर ऐड होता तो ये माइनस में आ जाता, रिमूव की जगह अगर ऐड होता तो ये माइनस में आ जाता। क्लियर सभी को? कंसेप्ट क्लियर है? एक्चुअली ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। और बताया ना मैंने टॉपिक क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये फार्मूला क्वांटाइजेशन का है और इसके बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को निकाला।
सेकंड क्वेश्चन हमने किया था 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड। अब भाई अब ऐड किए गए हैं, सो नेगेटिव हो जाएगा ना ओवरऑल चार्ज। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू पावर 6, वही फार्मूला लगाया है, वही फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी प्लस माइनस एनी। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अभी डाला गया है, सो ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड न्यूमेरिकल 10 टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर। अब रिमूव किए गए हैं, सो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव बनना है। सेम फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस। सो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बेसिस पे कितने न्यूमेरिकल हमारे पास बन रहे हैं, और बहुत इजीली हर एक न्यूमेरिकल को करना। उसके बाद हमने किया था 2 इक्वली चार्ज्ड पिच बॉल 3 सेंटीमीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। द चार्ज ऑन ईच बॉल इज। पिच बॉल को मैंने बताया था, कोई भी दो बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल ले लो, और उनको अगर किसी सिल्वर फॉइल पेपर के साथ रैप कर दिया जाए, सो दैट कैन बी ट्रीटेड एज पिच बॉल। अदरवाइज ये मेटेलिक बॉल होती हैं, बट हम किसी भी प्लास्टिक बॉल को लेके उसके ऊपर मेटेलिक फॉइल लगा दें, सो दैट विल बिहेव लाइक ए पिच बॉल। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा था कि यहाँ पे किसी रिजिड स्पोर्ट के साथ हमने एक पिच बॉल ये ली हमने, और एक पिच बॉल हमने ये ली। दोनों पिच बॉल के बीच का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है या नहीं, मैं चेक करता हूँ। 3 सेंटीमीटर, यस। और 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में। सो ये 3 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, 3 सेंटीमीटर। और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इनके बीच में गिवन है। ये रैप्ड है सिल्वर पेपर से, सिल्वर पेपर से रैप है, ये सिल्वर फॉइल पेपर से रैप है। सो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और दोनों को रिपल्सिव फोर्स F, इसकी भी F होगी, इसकी रिपल्सिव फोर्स भी F होगी, ठीक है ना। और वो कितनी है, ये भी 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, और ये भी 4 न्यूटन है। तो ये पता लगाना है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है और इसके ऊपर कितना चार्ज है। तो चार्जेस ऑन ईच पोल, ये पता लगाना है हमें। तो कोई मुश्किल काम नहीं था पता लगाना। तो डायरेक्टली हम कूलम लॉ अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस हमें पता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। सो हमने यहाँ से Q के लिए कैलकुलेट किया, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। सो ऑप्शन 2। फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया था द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको Fe लिखा था, ग्रेविटेशन फोर्स को Fg लिखा था। दोनों के सेपरेटली फार्मूला लिखेंगे, दोनों में आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हम इस फार्मूले के थ्रू K की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता है, मास ऑफ द प्रोटॉन हमें पता है। सो वी कैन फाइंड आउट द रेशियो। ओके, सो द रेशियो दैट विल बी 10 टू पावर 39। सो इसका मतलब क्या हुआ, Fe अपॉन Fg वो कितना है हमारे पास, 10 रेज़ टू द पावर 39, 10 रेज़ टू द पावर 39। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Fe है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज 10 टू पावर 39 टाइम्स द ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स तो बहुत वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये मेन स्टोरी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 टू पावर 39 टाइम्स द ग्रेविटेशन फोर्स। सिक्स्थ न्यूमेरिकल बहुत पावरफुल न्यूमेरिकल है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, IIT लेवल का क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक चार्ज Q नोट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, Q नोट को सेंटर पे रखा, और वो सेंटर किसका सेंटर है, इन दोनों चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग है उसका सेंटर है ना। दो चार्जेस हैं ये, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये हमें निकालना था कि वो ये चार्ज यहाँ पे कितना होगा जिसके कारण पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सो मैंने फोर्स मेथड से बताया था कि
कोई भी एक चार्ज ले लो, या तो ये चार्ज ले लो या फिर ये चार्ज ले लो। इस चार्ज के ऊपर इसकी फोर्स निकाल लो इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की फोर्स निकाल लो। सो एक आ गई F1, एक आ गई F2, दोनों निकाल के उन फोर्सेस को 0 के इक्वल रखेंगे, और फिर हम यहाँ से Q नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है, हम डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है Q नोट निकालने का, -Q1/1 + Q2/Q1 होल स्क्वायर, बिकॉज चार्जेस दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो ये हमारे पास एक टेक्निक थी, दोनों टेक्निक से हम निकाल सकते हैं। और ये आज हमने जो क्वेश्चन किया है ना, 10 यूनिट का चार्ज है, और 2 सेंटीमीटर उनको डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स करना है, ताकि उनके बीच में फोर्स, सॉरी, चार्ज ऑफ 10 यूनिट इज डिवाइडेड सो दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस मैक्सिमम, ताकि उनके बीच की फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो हमने अज्यूम किया कि चार्ज को हमने Q मान लिया, टोटल चार्ज को, उसमें से Q निकाला तो बाकी ये बचा। तो अब इन दोनों के बीच की फोर्स कैलकुलेट करनी है, और उस फोर्स को मैक्सिमम रखना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने के बाद इजिली वी कैन गेट अवर आंसर। सो एक चार्ज आ गया हमारे पास Q/2, दूसरा चार्ज भी आ गया Q/2। रेशियो कितना हुआ? 1:1। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ऑप्शन 4 में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5:5, बाकी किसी भी में भी दोनों इक्वल नहीं है। सो 10 यूनिट के चार्ज को 5 में डिवाइड करेंगे, तभी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगी। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 कूलम एंड -20 कूलम ऑफ चार्जेस, पहले उनको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कराना है, ताकि Q1 + Q2 हो जाए, है ना, और फिर उनको 1 सेंटीमीटर दूर रख देना है। सो यहाँ पे 4πε0 है। ये ध्यान रखना, ये 4 आएगा डिनोमिनेटर में, और हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 चार्जेस ईच ऑफ 100 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड इन अ मीडियम। अब किसी मीडियम में रखे हैं चार्जेस, एयर में नहीं रखे हैं। सो उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, जिसकी वैल्यू 2 है, और अब वो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं। सो डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ K which is equal to 2 and place 1/4πε0 is equal to 9 × 10⁹. So directly we can find out. बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। दो चार्जेस एयर में है तो फोर्स 20 न्यूटन है, और अब उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमने डबल कर दिया तो फोर्स बताओ कितनी होगी, डिस्टेंस हाफ कर दिया तो फोर्स बताओ कितनी होगी। तो बहुत इजी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम निकाल सकते हैं, है ना। जो नई फोर्स होगी वो ओल्ड फोर्स की कितने टाइम होगी, तो न्यू फोर्स होगी ओल्ड फोर्स से, यहाँ पे वो 6 न्यूटन रह जाएगी, और इस केस के अंदर वो 96 न्यूटन हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम कुछ 5 या 6 न्यूमेरिकल कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay.